नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये यूपी पीसीएस 2021 जो कि 24 अक्टूबर को प्रस्तावित है, उसके लिए करंट अफेयर्स को ये शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में इसका पहला लेक्चर है। यूपी पीसीएस के लिए तो अच्छे से डिटेल में और कुछ स्टैटिक करंट अफेयर्स को मिक्स करके भी चीज़ें लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चुनावी वर्ष है। इसलिए हमें करंट अफेयर्स को, अगर आप पीसीएस के करंट अफेयर्स को या यूपी की किसी भी करंट परीक्षा की करंट अफेयर की बात करें, तो आपको जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके 2-3 सालों की जितनी स्कीम्स हैं, जितनी मेजर अचीवमेंट्स हैं, उसको भी देखना जरूरी है। या जो उनके फ्लैगशिप स्कीम्स या जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि करंट अफेयर की अगर बात करें तो एक्सप्रेस वे में क्वेश्चन जरूर आएगा, या कोविड के मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या उससे जुड़े हुए जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने ऐप थे उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, या जितनी स्कीम्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद फार्मर्स को लेके क्वेश्चन आ सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे जुड़े हुए कंटेंट, उससे जुड़े हुए करंट अफेयर। तो इस तरीके से लेके चरणबद्ध तरीके से हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। अन्य परीक्षाओं के लिए भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। जब आप पीसीएस स्तर के लिए करंट अफेयर की बात करें तो लगभग 1 वर्ष का करंट अफेयर हमें निश्चित रूप से तरीके से आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सिर्फ कुछ दिनों का ही करंट अफेयर है। अब इसको हम लोग जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर के रूप में कंप्लीटली इसको करेंगे। चलिए पहला पॉइंट देखें। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, इसके बाद के वीडियो आप लोग को थोड़े थोड़े बड़े दिखेंगे। पहला है जारदालू। ये क्या है, अभी न्यूज़ में क्यों आया? ये एक आम की प्रजाति है। आम की प्रजाति जो कि बिहार में होती है, खासतौर से बिहार के भागलपुर के क्षेत्र में होती है। और 2018 में इस प्रजाति के आम को वहाँ का जीआई टैग दिया गया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, है ना। तो ये भी चर्चा में क्यों? बिकॉज पहली बार इसका एक्सपोर्ट शुरू हुआ है और ब्रिटेन को, मतलब यूके को इसका एक्सपोर्ट हुआ है। तो इस किस्म का के जो आम है, जो कि बिहार का जीआई टैग है, जिसमें भागलपुर का, उसका पहली बार एक्सपोर्ट हुआ है। क्लियर? ब्रिटेन को। बस नेक्स्ट, अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा G7 का तो जब बड़ा समिट था, उसके ऊपर ही डिटेल वीडियो 2 मिनट के करंट अफेयर में होगी, जिसमें कि G7 के जो अचीवमेंट्स हैं, G7 ने क्या कृतज्ञता जाहिर की और क्या प्लान किए हैं कोविड को लेके और विश्व को लेके। इसके साथ साथ नाटो का भी समिट भी हुआ है। नाटो का समिट वहीं हुआ है जहाँ इसका हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और नाटो ने एक स्टेटमेंट भी दी है, जो अभी एक पैसिव स्टेटमेंट है कि चाइना और रशिया दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। खैर, नाटो एक सैन्य संगठन है जिसमें करीब 30 देश हैं वर्तमान में, 30 कंट्रीज। 1949 में इस संगठन की स्थापना हुई थी, 1949 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व में शीत युद्ध, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ सोवियत यूनियन और अमेरिका में, तो धीरे धीरे ऐसे सैन्य संगठन बनने आम हो गए। और सबसे मजबूत सैन्य संगठन नाटो बना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसके अंतर्गत ये कंप्लीट एक प्योर सैन्य संगठन था। इसमें इन 30 देशों पे अगर किसी पे भी आक्रमण होगा तो सभी देशों, उन 30 देशों पे आक्रमण माना जाता है, ये थ्योरी है। और वहाँ पे सारे नाटो संगठन के देश मिलकर लड़ते हैं। शुरुआत हुई थी 12 देशों के साथ, जिसमें अग्रणी देश है अमेरिका के नेतृत्व में। अब इसकी संख्या हो गई है 30। दुनिया में जितनी भी मिलिट्री स्पेंडिंग होती है, जितना भी वेपन्स के ऊपर या रक्षा क्षेत्र में खर्च किया जाता है, उसमें करीब 57% खर्च नाटो देशों के ऊपर होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा मुकाम है ये। ठीक है, तो इसका समिट अभी हाल ही में कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में हुआ, बेल्जियम में। ये 31वां मीट था। इनका लक्ष्य वही था, कैसे अपने आप को एकजुट रखना है, कैसे भविष्य के खतरों को लेकर आगाह करना है। खासतौर से डायरेक्टली चाइना और रशिया इनके बड़े निशाने पे थे। आगे की ओर अगर हम चले, मलेरिया नो मोर, एक ये इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा, खासतौर से भी तेजी से चर्चा में आया। मलेरिया के ऊपर भारत का टारगेट है, भारत सरकार का टारगेट कि 2030 तक हमको मलेरिया से मुक्त होना है, ये टारगेट रखा हुआ है। क्यूलेक्स श्रेणी के जो मच्छर होते हैं उससे ये बीमारी फैलती है, एनाफिलिस। और एक काफ़ी पुराना मलेरिया जो काफ़ी पहले से भारत में है और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ भी क्रिएट होते हैं इससे। काफ़ी मानसून के समय में काफ़ी बीमारी परेशान भी करती है। बहुत सारे देश इससे फ्री भी हो चुके हैं, इवन श्रीलंका जैसा देश भी इससे मुक्त हो चुका है। तो भारत ने भी 2030 तक का इसको लक्ष्य रखा है। इसी क्षेत्र में कार्य करने के लिए IMD भारत का जो मौसम विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इन दोनों संगठनों ने मिलकर एक कमेटी फ्रेमवर्क की है ना, जिसका नाम है इंडिया इंट्रा एजेंसी एक्सपर्ट कमेटी ऑन
एक्सपर्ट कमेटी ऑन मलेरिया एंड क्लाइमेट। देखिए मलेरिया जो है खास तौर से जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है वहाँ ज़्यादा फैलता है, मानसूनी क्षेत्र जहाँ होता है ना। तो भारत भी इस तरह का भी प्रोन एरिया है और इसमें किस प्रकार से बीमारी को कंटेन किया जाए, खत्म किया जाए, है ना, हमारे टारगेट को अचीव किया जाए, इस पर ये कमेटी कार्य करेगी। तो जो नोडल बॉडी है वो कौन है? IMD प्लस ICMR। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम देखेंगे, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट कौन सा देश लॉन्च करने जा रहा है, जो कि इस वर्ष के अंत तक लॉन्च हो जाएगा। सूर्य के सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में, पोलर सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में इसको भेजा जाएगा और एक नैनो सैटेलाइट होगा 10 × 10 × 10 नैनोमीटर का, बहुत छोटा सा सैटेलाइट होगा और जिसका लक्ष्य होगा कि इससे जो वुडन क्वालिटी है उसका यूज़ किया जाए कि इसको हीट और टेम्परेचर रेजिस्टेंस बना के। ये अपने आप में अनोखा एक प्रकार से कहा जाए तो कि कोशिश की जा रही है और देश का नाम है न्यूजीलैंड। करीब पृथ्वी से 500 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पे इस ऑर्बिट में इसको छोड़ा जाएगा इस साल के अंत में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है मदद मैप। मदद, जब भी अब इस तरह का नाम आता है तो इस डिजास्टर से बात हो रही है, जो कि कोविड के समय में कुछ ना कुछ ही मदद जैसा काम होगा। तो भारत और अमेरिका के में जो भारतीय समुदाय है, इंडियन डायस्पोरा है, उन्होंने मिलके एक ये रियल टाइम ऑनलाइन मैप बनाया है जो क्या करेगा, जो पता लगाएगा कि कहाँ पे हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, कहाँ पे बेड्स अवेलेबल हैं। जो आप लोगों ने देखा था सेकेंड वेव में कितने बड़े क्राइसिस हुए थे और कई बार जानकारियों के अभाव में भी लोगों की जानें चली गई हैं। तो इससे निपटने के लिए मदद मैप शुरू किया गया है, रियल टाइम अवेलेबिलिटी दिखाना हॉस्पिटल सेक्टर की, और इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट मदद। तो किसने किया था? US डायस्पोरा ने, भारत का जो अमेरिकी समुदाय है उनकी तरफ से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम देखें, सतत स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है, फ्यूल से भी जुड़ा हुआ है, फ्यूचर फ्यूल की बात भी करते हैं। जब भी ग्रीन फ्यूल की बात होगी वो क्वेश्चन सीधे सीधे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लगातार इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या? आप देख रहे हैं पेट्रोल के दाम हो रहे हैं 100 रुपये लीटर से ऊपर, दुनिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ओर भी ट्रैवल कर रही है। इसके साथ साथ उन फ्यूल की बात की जा रही है जिस पे प्रदूषण कम फैलता हो, उसी में से एक ये है सतत स्कीम, जिसके अंतर्गत कंप्रेस्ड बायोगैस, एक ये भी क्लीन फ्यूल है कंप्रेस्ड बायोगैस, इसको प्रमोट किया जाए। इसके अंतर्गत ये भारत की जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया कि CBG को बढ़ावा देना है एक अल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में। CBG मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस, 90% मीथेन से भरे हुई, जो कि वेस्ट जो होते हैं एनिमल के जो डेली वेस्ट होते हैं उसके द्वारा जो बायोगैस डेवलप होती है उसको अब ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूल के रूप में यूज़ करना। जैसे जिस प्रकार से CNG को यूज़ किया जाता है सेम उसी प्रकार से CBG को भी यूज़ किया जाएगा, जिससे लक्ष्य है कि करीब 62 मिलियन टन जो बायो वेस्ट भारत में होता है उसका यूज़ हो जाए। ठीक है, एक बात 2018 में इस स्कीम को शुरू किया गया था। अब इस स्कीम के तहत इसको सिग्नल कर दिया गया है, इसको ओके नोट दे दिया गया कि हाँ अब इसको जो CBG है इसका एक ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाए। तो देखो कैसे फ़ायदा होगा, एक तो ये अफोर्डेबल है, सस्ता पड़ेगा, ठीक है, एक तो ग्रीन एनर्जी है, ठीक है, शुद्ध, मतलब इससे बिल्कुल भी कोई कार्बन एमिशन बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। और इसके बाद एक नया आप लोगों को फ्यूल का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ कई सारे काम चल रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल में अब 20% इथेनॉल मिक्स करने की मात्रा बढ़ा दी गई है ना। तो इससे भी एक प्रकार से बायोफ्यूल धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। तो सब मिला के ये टेंडेंसी है कार्बन एमिशन रिड्यूस किया जाए और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके ऊपर से अपनी निर्भरता को कुछ तरह से कम किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम देखें, नफ्तली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रवादी कट्टर पार्टी से आने वाले नफ्तली बेनेट जी, और ये 12 वर्ष के जो बेंजामिन नेतन्याहू का टेन्योर था उसको रिप्लेस करेंगे और अब ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल के नए राष्ट्रपति भी बने हैं, उनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इजराइल लगातार चर्चा में रहा है विगत कुछ महीनों में, चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन
के ऊपर जो भी उनके जो शॉर्ट बहुत हार्डकोर युद्ध हुआ उसके ऊपर बात के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या ये विवाद अपने आप में क्या है ज़रा उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इजराइल में यहाँ जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है वो आप देखेंगे तो आप लोगों को वहाँ से क्वेश्चन लगभग निकलने की संभावना रहेगी। तो ये तो बड़ा मेजर चेंज हुआ वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, तो इसको ज़रा ध्यान देना होगा, वन लाइनर में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन। भैया फ्रेंच ओपन जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच चारों ग्रैंड स्लैम 2 बार जीत चुके हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नोवाक जोकोविच ने पुरुष क्षेत्र में जीता है और इन्होंने हराया है स्टेफानोस सिटसिपास को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। महिलाओं में जीता है क्रेस्सिकोवा जीती हैं, और इन्होंने हराया है एनातीलिया। मैंने तो पूरा नाम याद नहीं रखा हारने वाले का, सिर्फ स्टार्टिंग नाम याद रखा, बिकॉज सब बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, तो इनको देख लीजिए बस। क्रेस्सिकोवा फीमेल वाले में इस बार तो दोनों नाम ऐसे हैं कि प्रोनाउंस करने मुश्किल है, दोनों ही नाम, ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलेंगे तो संयुक्त राष्ट्र का कॉन्फ्रेंस हुआ है डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। जो भूमियाँ खराब हो रही हैं उनको किस प्रकार से रोका जाए, इसके ऊपर यूएन का कॉन्फ्रेंस हुआ कि जो भूमियों का मरुस्थलीकरण हो रहा है या सूखा पड़ रहा है या लैंड की जो शक्ति है, उर्वरा शक्ति है, या जो लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है ना, इसको किस प्रकार से रोका जाए। तो बताया गया कि करीब वर्तमान में दुनिया की जो भूमि है उसका करीब 1/5 मतलब 20% भूमि डिग्रेड हो चुकी है अलग अलग तरीक़ों से, चाहे वो डेजर्टिफिकेशन कह लीजिए, ड्रॉट के कारण कह लीजिए, या बंजर भूमि बन चुकी है। और अगर इस तरह चलता रहा, 14 जून को हुआ था ये, अगर इस तरह चलता रहा तो 2050 तक बता रहे हैं करीब 90% जो हमारे दुनिया वर्ल्ड वाइड जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार से रोका जाए, अम्लीकरण हो रहा है या मरुस्थलीकरण हो रहा है, इसको किस प्रकार से रोका जाए। पिछली बार भी देखो COP हुआ था 14 मरुस्थलीकरण को लेके यूएन का, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है जो ग्रेटर नोएडा में हुआ था, तो यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया का फॉरेन रिजर्व क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से आएगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक रूप से $600 बिलियन के ऊपर पहुंच गया है और भारत ये कारनामा करने वाला दुनिया का सिर्फ 5वां देश है। भारत दुनिया में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में 5वें नंबर पे आ गया है। भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है $605 बिलियन, ठीक है जी। जिसमें कि सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो चीन है $3330 बिलियन के साथ, जिसका जापान है $1378 बिलियन, फिर स्विट्जरलैंड है $1070 बिलियन, रशिया है $605.2 बिलियन, मतलब इंडिया रशिया को जल्दी ही रिप्लेस कर सकता है। 5वें नंबर पे इंडिया है। जो फॉरेन रिजर्व होता है वो किस किस फॉर्म में रखा जाता है, कई जो प्रमुख विदेशी करेंसी होती है उस फॉर्म में रखा जाता है, प्लस गोल्ड की फॉर्म में रखा जाता है, प्लस IMF के पास कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं। जैसे देखिए हम सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से USD होता है ना, अमेरिकी डॉलर, फिर यूरो, पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, येन, फिर सोना हो गया, फिर SDR जो IMF के पास होता है, और RTP जो IMF के पास स्पेशल विड्रॉल राइट्स होते हैं जो, ठीक है। ये तो इन सबको यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इन सबको मिला के हमारा फॉरेन रिजर्व बनता है। फिर हम बात करें तो प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, अभी आप लोगों ने देखा होगा अप्रैल से मई के महीनों में ऑक्सीजन की कितनी भयंकर किल्लत हुई थी भारत में। भारत दुनिया का ऑक्सीजन प्रोडक्शन का दुनिया में सर्वोच्च स्थानों में से एक पे आता है और भारत में भी क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे। अब इसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया कि कैसे इंडिया को ऑक्सीजन रिच बनाया जाए और ऐसी एडवर्स सिचुएशन में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो पाए। भारत को दूसरे देशों से ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करवाना पड़ा था। तो इसके अंतर्गत भारत सरकार का जो वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय है वो इसका नोडल एजेंसी होगी, नोडल बॉडी होगी, और जिसके प्रमुख इसमें है के विजय राघवन, और इनकी अध्यक्षता में ये बॉडी कार्य करेगी और जिसका लक्ष्य होगा कि भारत में किस प्रकार से ऑक्सीजन की मात्रा को बरकरार रखना है ताकि किसी भी एडवर्सिटी में ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। 2019 में ये कार्यालय बना था। नेक्स्ट, उमलिंग दर्रा, ये क्वेश्चन पेपर में आने जा रहा है। उमलिंग दर्रा 19,300 फीट की ऊंचाई पे BRO द्वारा बनाई गई रोड, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची रोड कहलाएगी, सबसे ऊंचे पॉइंट पे रोड, ठीक है। इसने रिप्लेस किया किसको, खारदुंगला को। इससे पहले खारदुंगला सबसे ऊंची रोड थी और ये रोड जो है 86 किलोमीटर की है, जो कि चिसुमले और डेमचोक ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, लद्दाख में जो पिछले साल जो बवाल चला उसमें डेमचोक का नाम भी आया था, इनके बीच में जोड़ेगी ये सड़क, ठीक है। लद्दाख रीजन में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंग पास किसको जोड़ता है, चिसुमले और डेमचोक को। फिर देखिए डिंको सिंह, भारत के पूर्व बॉक्सर
एशियाई पदक विजेता 1998 की जो बैंकॉक एशियाई खेल थे उसमें पदक जीता था इन्होंने, जिनके भी हाल ही में लीवर कैंसर से मृत्यु हो गई है। 1998 में ही इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ 2013 में इनको देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनमें तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो था पद्मश्री वो दिया गया। 1998 में इन्होंने एशियाई मेडल जीता था। इसके साथ साथ 1996 में इन्होंने अपना एक कप जीता था जिसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वहाँ से इन्होंने अपने करियर को बहुत तेज़ी के साथ शुरुआत की थी, लेकिन बहुत कम समय में 1979 में इनका जन्म हुआ था और 2021 में इनका निधन हुआ है। तो ये थोड़े से क्वेश्चन थे जिसके साथ हम लोगों ने पीसीएस के करंट अफेयर्स को शुरू किया है। इक्वली इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स जूनियर सुपर टेट जीआईसी पीजीटी सबके लिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने एमकीर्ति ऐप इंस्टॉल नहीं किया उसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर, पीडीएफ, डीएसएसबी, केवीएस, यूपीटीजीटी, पीजीटी, जूनियर सुपर टेट सबके लिए आपको वहाँ मटेरियल मिलेगा। पीसीएस आरओ सबके लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।